तो बच्चों गुड इवनिंग। यह सॉलिड स्टेट की जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी एससीसी बीसीसी, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन आपको याद दिलाता हूं कि वो क्वेश्चन क्या थे। देखो, अगर किसी क्यूब में हम एटम को कॉर्नर पर रखते हैं तो उसका 1/8 पार्ट क्यूब में आता है। जिस एटम को फेस के सेंटर पर रखा जाता है उसका आधा पार्ट क्यूब में आता है। और अगर किसी एटम को बॉडी सेंटर पर रखा जाता है तो उसका सारा ही पार्ट क्यूब में आता है। और जिस एटम को क्यूब में एज के सेंटर पर रखते हैं उसका 1/4 पार्ट क्यूब में आता है। ये चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कॉर्नर वाले का 1/8, फेस सेंटर का 1/2, बॉडी के सेंटर वाले का 1 और जिसे हम क्यूब में एज के सेंटर पर रखते हैं उसका 1/4 पार्ट क्यूब के अंदर आता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था कि क्यूब में हमने एटम ए को रखा है एट द ऑल्टरनेट कॉर्नर, और जो बी एटम है उसको हमने रखा है एट द ऑल्टरनेट फेस सेंटर। तो हमें बताना है कि जो भी कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ये लास्ट वीडियो के अंदर हमारा सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल था। चलो पहले मैं आपको ऑल्टरनेट का मतलब बता दूं यार। देखो, जैसे आप ये क्यूब बनाते हैं, ये हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर हमने मान लो कि इस पॉइंट पे यहां पे इस तरीके से एटम को रख दिया। अब आपको बोला गया कि हमने जो एटम रखा है उसको ऑल्टरनेट कॉर्नर पर रखना है। तो भैया ऑल्टरनेट का मतलब है कि जहां आप एटम रख रहे हैं उसके साथ वाले कॉर्नर पर, उसको टच करने वाले कॉर्नर पर एटम नहीं रखना। जहां आप एटम रखें उसके साथ वाले कॉर्नर पर एटम नहीं रखना। तो इसके साथ वाला ये कॉर्नर है, आप यहां पे एटम नहीं रखेंगे। इसके साथ वाला कॉर्नर यहां भी नहीं रखेंगे आप, और यहां भी नहीं रखेंगे। जहां मैं क्रॉस कर रहा हूं हम वहां पे एटम नहीं रख सकते। लेकिन क्या ये वाला एटम इसको टच करेगा? नो। तो आप यहां पे एटम रख सकते हो। अब जो भी इसके साथ वाला कॉर्नर होगा आप वहां पे एटम नहीं रखेंगे। तो इसके साथ वाला कॉर्नर ये, यहां पे एटम नहीं आना, लेकिन हम यहां पे तो रख सकते हैं इस पॉइंट पे। ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे और एक एटम आप यहां रख सकते हैं। यानी किसी क्यूब के अंदर ऑल्टरनेट कॉर्नर कितने माने जाएंगे? 4। अब क्वेश्चन ये था कि हमने ए को ऑल्टरनेट कॉर्नर पर रखा है। जो एटम कॉर्नर पर है उसका कितना पार्ट क्यूब में आता है? 1/8। हमने उसको कितने कॉर्नर पर रखा है? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 1/2। अब क्वेश्चन में कहा गया कि आपने एटम बी को फेस के सेंटर पर रखा है। यार फेस के सेंटर वाले का कितना पार्ट क्यूब में आता है? हाफ। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो कि कितने फेस हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि हम एटम बी को एट ऑल द फेस, मतलब सभी फेस पर रख रहे हैं, तब तो आप यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन ऑल्टरनेट वर्ड लिखा है, और ऑल्टरनेट का मतलब है कि जिस दीवार पे, जिस फेस पे आपने एटम रखा उसको टच करने वाली दीवार पे, उसको टच करने वाले फेस पे एटम नहीं रखना। अब आप लोग इमेजिन करिए, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उस कमरे को इमेजिन करिए। अगर हम एक छत पे एटम रखते हैं, छत के सेंटर पे, तो छत के सेंटर पे जो एटम आपने रखा उस छत को कमरे की चारों दीवारें टच करेंगी, यानी उन दीवारों पे आप एटम रख सकते हैं। लेकिन जो फर्श है, जमीन जो है, क्या वो ऊपर वाली रूफ को टच करता है? नहीं। तो रूफ और फ्लोर एक दूसरे के लिए ऑल्टरनेट है। अगर मैं इस बोर्ड पे एटम रखता हूं तो बोर्ड के जो सामने वाली दीवार है हम वहां पे एटम रख सकते हैं। किसी क्यूब में आमने सामने के जो फेस होते हैं वो ऑल्टरनेट होते हैं। यानी क्यूब के अंदर ऑल्टरनेट फेस कितने होंगे? क्यूब में ऑल्टरनेट फेस होंगे 2। इसलिए आप लिखोगे ए के एटम कितने हैं? 1/2। और बी के एटम कितने हैं? 1। तो जब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करके फार्मूला आ जाएगा AB2। ऑलराइट, मतलब ये जो भी कंपाउंड है इस कंपाउंड का फार्मूला AB2 के बराबर होगा। तो क्यूब में ऑल्टरनेट कॉर्नर होते हैं 4। अब मैं इसके बाद जो क्वेश्चन दिया था उस पर जाता हूं।
मैंने अगला क्वेश्चन कहा था कि ए हमारा है ऑल्टरनेट कॉर्नर पे, ऑल्टरनेट कॉर्नर, और बी प्रेजेंट है एट ऑल्टरनेट फेस, और जो सी है वो है एट ऑल द एज सेंटर। लास्ट क्लास के लास्ट न्यूमेरिकल में ये छोटी सी मिसप्रिंटिंग हुई थी, मैंने उस वीडियो की कमेंट में भी उसको करेक्ट किया है। मैंने एक्चुअली में वो जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया था उसमें ऑल की जगह ऑल्टरनेट कर दिया था, जबकि मुझे वहां पे ऑल वर्ड लिखना था। मैं ऑल एज और ऑल्टरनेट एज दोनों से बताता हूं। यार इसमें जो एटम कॉर्नर पर है उसका कितना पोर्शन होगा, 1/8। क्यूब में ऑल्टरनेट कॉर्नर कितने होते हैं, 4, यानी ए के एटम 1/2 हो गए। हमने एटम बी को कहां रखा है, फेस के सेंटर पे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करूं, क्योंकि वो ऑल्टरनेट फेस पर है। अब देखो सी वाला एटम, जो एटम एज के सेंटर पे होता है उसका 1/4 पार्ट क्यूब में आता है। यार आप इसको एज कहते हो। अगर मैं इस एज पे किसी एटम को रखूं, यहां पे किसी एटम को रखा जाए तो इसका 1/4 पार्ट क्यूब के अंदर आएगा। और एक क्यूब में टोटल 12 एज होती है, एक क्यूब में टोटल 12 एज होती है, यानी सी के एटम कितने हो जाएंगे, 3। तो ए के एटम 1/2, बी का 1 और सी के 3। आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो। जब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा A1 B2 C6। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में जो आपको आखिरी क्वेश्चन दिया था उसका मैंने आंसर तो ये लिखा था, पर क्वेश्चन में मैंने ऑल एज की जगह ऑल्टरनेट लिखा था। अगर क्वेश्चन में ऑल्टरनेट एज लिखा है, ऑल्टरनेट एज, तो फिर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ऑल्टरनेट एज होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्यूब में ऑल्टरनेट एज 4 होती है। तो आप लोग ना ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर तो लिख ही लिया होगा। एक बात अच्छे से आप लोग याद रख लीजिए, अब ये चीज अच्छे से फिक्स कर लीजिए दिमाग में कि अगर क्वेश्चन में ऑल्टरनेट कॉर्नर बोला गया तो ऑल्टरनेट कॉर्नर लेने 4, और अगर वो कहता है ऑल्टरनेट फेस तो ऑल्टरनेट फेस लेने 2, और अगर वो कहता है ऑल्टरनेट एज तो ऑल्टरनेट एज कितनी लेनी है, 4। ये चीज आप अपने दिमाग में फिक्स कर लो। ऑल्टरनेट कॉर्नर 4, ऑल्टरनेट फेस 2 और ऑल्टरनेट एज कितनी लेनी है आपने, 4। ऑलराइट, दोनों क्वेश्चन लिखिए। अगर यहाँ पे ऑल की जगह एज होता, ऑल एज की जगह ऑल्टरनेट होता तो फिर आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते और फिर आंसर बदल जाएगा। चलिए फटाफट कॉपी करिए इसको, इसके आगे पढ़ाता हूँ। तो ये पिछले वाला न्यूमेरिकल आपने जो करा, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि 1 मार्क्स के जो फार्मूला मेकिंग क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। यह पैकिंग फ्रैक्शन का एक फार्मूला है और वो फार्मूला ही उसकी डेफिनेशन होती है। पहले मैं फार्मूला लिखता हूं। पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला लिखा जाता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय all the atom, volume occupied by all the atom in unit cell, volume occupied by all the atom of unit cell divided by volume of unit cell, divided by volume of the unit cell। अब मैंने ये जो फार्मूला लिखा, पेपर में आपसे पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछे तो आप ये फार्मूला ही डेफिनेशन की तरह लिखाना। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे पैकिंग फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम ऑफ यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एटम के वॉल्यूम और यूनिट सेल के वॉल्यूम की जो रेशियो होती है आप उसको पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। जरा मैं इसका मतलब समझाता हूं। जब मान लो कि मैं इस तरीके से क्यूब बना रहा हूं और ये जो क्यूब है, आप इस क्यूब का वॉल्यूम कैसे लिखोगे,
आप क्यूब का वॉल्यूम लिखोगे ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है। अगर मैंने इस क्यूब के सभी कॉर्नर पर एक एक एटम इस तरीके से रख दिया, तो जब हम क्यूब के सभी कॉर्नर पर एक एक एटम रखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, आप इसे क्या नाम देते हैं? यूनिट सेल। आप इसे यूनिट सेल कहते हो। यानी कौन सी यूनिट सेल होती है? सिंपल क्यूबिक, एससीसी आप इसे बोलते हो। ये जो एटम है इसका 1/8 पार्ट क्यूब के अंदर आ रहा है, इस वाले एटम का भी 1/8 पार्ट क्यूब के अंदर है, और यहां पे भी जो एटम रखा है उसका 1/8 पार्ट क्यूब के अंदर आ रहा है, बाकी पार्ट तो क्यूब से बाहर है। तो भाई इसका जितना वॉल्यूम एट क्यूब के अंदर है, इसका जितना वॉल्यूम क्यूब के अंदर है, इसका जितना वॉल्यूम क्यूब के अंदर है, उन सबका वॉल्यूम, उन सभी एटम का वॉल्यूम जो क्यूब के अंदर आता है वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्यूब का वॉल्यूम, इसे कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। या मान लो हमें पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम। आप एक एटम का वॉल्यूम कैसे लिखोगे? 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। हम नंबर ऑफ एटम को जेड से डिनोट करते हैं। सिंपल क्यूबिक में जेड 1 था, बॉडी सेंटर में 2 था, फेस सेंटर में जेड 4 था, डिवाइडेड बाय क्यूब का वॉल्यूम, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब। तो भाई ये पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपसे वो पैकिंग एफिशिएंसी पूछे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 100 से मल्टीप्लाई करने पे पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है। तो पैकिंग फ्रैक्शन शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा। क्यूब के अंदर जितना वॉल्यूम एटम ने कवर किया वो डिवाइडेड बाय क्यूब का वॉल्यूम, इसे आप पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। अब जरा इसकी कैलकुलेशन करती है सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए और फेस सेंटर्ड के लिए। सुनो, सबसे पहले मैं सिंपल क्यूबिक के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं कि एससीसी में पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा। सिंपल क्यूबिक में जेड कितना था? 1। सिंपल क्यूबिक में ए इक्वल टू कितना था? 2r। ये रिलेशन मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको ड्राइव करवाए थे। अब जरा पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं कि सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा। हमने ये फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला लिखा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय जेड। सिंपल क्यूबिक में जेड इक्वल टू कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ए की जगह कितना लिखेंगे? ए की जगह 2r, तो आप लिखेंगे 2r की होल क्यूब। अब जब इस पूरे को सॉल्व किया जाए तो ऐसे लिखा जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/8r क्यूब। यार ये 2 की क्यूब 8 हो जाएगी। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा π/6। π/6 आंसर आएगा, जिसको आप नीट कहते हो ना। आज हम मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम को नीट कहते हैं। पुराने जमाने में इसे AIPMT कहते थे, उससे भी पुराने जमाने में उसे CBSE PMT कहते थे। तो AIPMT में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि SCC में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। ऑप्शन थी π/2, π/4, π/6, ऑप्शन डी π/8। आई थिंक आपको क्लियर है कि SCC में पैकिंग फ्रैक्शन π/6 के बराबर होता है। जिस तरीके से मुझे ये याद है कि सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन π/6 है, आप भी इस चीज को याद कर लीजिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई जाती, 1 मार्क्स में हमें डायरेक्ट लिखना होता है। हाँ, ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आता तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती। अगली बात, पैकिंग फ्रैक्शन के बाद अगर वो आपसे पूछता है कि यार इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बताओ, तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि क्यूब का कितना % स्पेस एटम ने कवर कर रखा है। एटम ने जितना % स्पेस कवर कर रखा है उसे पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी π/6 मल्टीप्लाई बाय 100। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, ये आ जाएगा 52.4%। तो ये चीज़ ना आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए।
सिंपल क्यूबिक में इतना स्पेस एटम ने कवर कर रखा है और जो बाकी का स्पेस बच गया, किसी क्यूब के अंदर जो खाली स्पेस बच जाता है उसको कहते हैं वॉइड स्पेस। जो स्पेस एटम ने कवर कर लिया उसके अलावा जितना भी स्पेस बचा है उसे वॉइड स्पेस कहते हैं। तो वॉइड स्पेस निकालने के लिए आप लिखोगे 100 माइनस 52.4। भाई इतना स्पेस एटम ने कवर किया तो बाकी कितना स्पेस बच गया, 100 माइनस 52.4 यानी 47.6%। तो क्यूब में इतना स्पेस एटम ने कवर कर लिया और इतना स्पेस खाली बच गया, उसे वॉइड स्पेस कहा जाता है। फटाफट ये लिखिए। अब मैं इसके आगे बीसीसी की कैलकुलेशन कराता हूं, फिर बीसीसी के बाद हम एफसीसी की कैलकुलेशन करेंगे। जल्दी नोट करिए। अभी ठीक है, मैंने आपको एचसीसी सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन बता दिया। अब सिंपल क्यूबिक के बाद भाई पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं बीसीसी बॉडी सेंटर में। बॉडी सेंटर हम बनाते किस तरीके से थे, बॉडी सेंटर हमने ऐसे बनाया था, एक क्यूब और इस क्यूब के बीचों बीच एक एटम और क्यूब में जितने भी कॉर्नर हैं सभी कॉर्नर पर भी हमने एक एक एटम ऐसे रखा था। ये हमारा बीसीसी बॉडी सेंटर था। जब बॉडी सेंटर में आपने पढ़ा था Z इक्वल टू कितना था, 2। बॉडी सेंटर में हमने एक और बात पढ़ी थी 4R इक्वल टू A√3। ये दो चीजें आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। तो इसमें आपने A की वैल्यू क्या निकालोगे, या जब 4R इक्वल टू A√3 होगा तो A की वैल्यू आएगी 4R डिवाइडेड बाय √3। अब पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करिए। तो आपने ये फॉर्मूला यूज किया पैकिंग फ्रैक्शन का। फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला लिखा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय जेड इक्वल टू कितने, 2। बीसीसी में जेड की वैल्यू 2 होती है, डिवाइडेड बाय ए। अब ए की जगह ये वैल्यू पुट करिए, तो ए की जगह हम लिखेंगे 4R डिवाइडेड बाय √3 और इस पूरे की क्यूब। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन आएगी 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू में आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय ये √3 ऊपर जाएगा, मतलब √3 की क्यूब ऐसे आएगा। अब ये पूरी कैलकुलेशन आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन बचेगा। आप 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड जब इसको करोगे तो 3√3 आएगा। कैलकुलेशन आपकी फाइनली आ जाएगी √3 पाई डिवाइडेड बाय 8। पाई की टर्म में ये पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। जैसे सिंपल क्यूबिक में हमारा पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था, पाई अपॉन 6, उसी तरीके से बॉडी सेंटर में हमारा पैकिंग फ्रैक्शन √3 पाई अपॉन 8 के बराबर आ रहा है। और मैंने आपको कहा कि ये वैल्यू आप डायरेक्ट ऐसे याद करिए, क्योंकि 12th में मल्टीपल चॉइस पिछले साल से ऐड हो चुका है। आपको वो MCQ की फॉर्म में भी पूछ सकता है कि BCC में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, √2 पाई अपॉन 6, √3 पाई अपॉन 8 या फिर पाई अपॉन 6, ऐसे आपको ऑप्शन दे सकता है। चलो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि इस क्यूब का कितना % स्पेस एटम ने कवर कर लिया। तो हम पैकिंग एफिशिएंसी कैसे लिखेंगे, √3 पाई डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, आंसर आएगा 68%। यानी इन सभी एटम ने
क्यूब का 60% स्पेस कवर कर रखा है और बाकी जो स्पेस बचा उसे क्या बोला जाता है, वॉइड स्पेस। अगर इतना स्पेस एटम ने कवर कर लिया तो वॉइड स्पेस कितना होगा, वॉइड स्पेस होगा 100 माइनस 68 32%। भाई एग्जाम में वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी यूनिट सेल में किसी क्यूब के अंदर अगर वॉइड स्पेस 32% है, अगर किसी यूनिट सेल में वॉइड स्पेस 32% है तो वो कौन सी टाइप की यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है या फेस सेंटर्ड है, ऐसे भी पूछ सकता है। वॉइड स्पेस 32% है तो वो कौन सी हमारी यूनिट सेल होगी, बीसीसी, राइट। तो इसको जल्दी से कॉपी करिए। अब एफसीसी की कैलकुलेशन करते हैं, कॉपी करो। सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया, π/6। बीसीसी में कितना आया, √3 पाई डिवाइडेड बाय 8। अब बारी आती है फेस सेंटर्ड की। जो फेस सेंटर्ड क्यूब होती है उसको हम इस तरीके से बना देते हैं ना, फेस सेंटर में क्यूब के सभी कॉर्नर पर एक एक एटम रखा जाता है और क्यूब में जितने भी फेस होते हैं हर फेस के सेंटर पर भी एक एक एटम रखा जाता है। आप इस स्ट्रक्चर को फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। भाई इसके अंदर Z = 4 होता है और इसमें हमने रिलेशन पढ़ा था कि 4R = होता है A√2। अगर 4R = A√2 है तो यहां से A की वैल्यू कितनी आएगी, 4R डिवाइडेड बाय √2। अब पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले में आप यहां पे ये वैल्यू पुट करिए तो हम लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन = 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय, मैंने यहां पे Z की जगह 4 पुट कर दिया, यहां पे Z की जगह 4 पुट किया। अब A की वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू है 4R डिवाइडेड बाय √2 और इस पूरे की क्यूब। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन आप लिखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई बाय πr³ 4/3 मल्टीप्लाई बाय πr³ मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 की क्यूब, यानी 4 × 4 × 4 × r³ मल्टीप्लाई बाय r³ मल्टीप्लाई बाय, ये √2 जब ऊपर जाएगा तो इसको लिखा जाएगा √2 की क्यूब। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा यार ऊपर कितना आएगा, 2√2 आएगा। तो हमारी फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगी पैकिंग फ्रैक्शन = √2 पाई डिवाइडेड बाय 6। जब अपॉन में ना ये जो 4 है ये तो खैर कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसको सॉल्व करके आएगा 2√2, तो 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा √2, ये पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। कैलकुलेशन वेल आप लोग खुद भी कर सकते हो, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। हमें इस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। अब पैकिंग एफिशिएंसी, अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन आया उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो हम इसको लिखेंगे √2 पाई डिवाइडेड बाय 6 × 100। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 74%, यानी फेस सेंटर में ये सभी एटम क्यूब का 74% स्पेस कवर कर लेते हैं। अगर एटम ने 74% स्पेस कवर कर लिया तो बाकी जो स्पेस बचा उसे क्या बोला जाएगा, वॉइड स्पेस। तो वॉइड स्पेस किसके बराबर होगा, तो हमारा वॉइड स्पेस हो जाएगा 100 - 74 यानी 26%। 100 - 74 यानी 26%। तो फेस सेंटर्ड में सिर्फ 26% स्पेस है जो कि खाली बचा है और 74% स्पेस ऑक्यूपाइड है। तो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन है, इन तीनों में सबसे बेस्ट है फेस सेंटर्ड, एफसीसी। करिए फटाफट लिखिए। तो बच्चों अभी तक हमने पिछली क्लासेस से लेके आज तक की इस वीडियो में सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर्ड के बारे में पढ़ा। जो जानकारी हमने पढ़ी, जो फार्मूले हमने ड्राइव किए, उसकी मैं एक छोटी सी समरी बताता हूँ।
हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा था कि सिंपल क्यूबिक में Z इक्वल टू था 1, बॉडी सेंटर में Z इक्वल टू 2 और फेस सेंटर में था Z इक्वल टू 4। Z का मतलब क्या था? नंबर ऑफ एटम। फिर हमने पढ़ा कि सिंपल क्यूबिक में A इक्वल टू 2R, बॉडी सेंटर में हमने पढ़ा था 4R इक्वल टू A√3 और इसके अंदर हमने पढ़ा था 4R इक्वल टू A√2। फिर हमने एक और बात पढ़ी थी, एक टर्म थी कोऑर्डिनेशन नंबर। इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या था कि एक एटम को चारों तरफ से कितने एटम टच करते हैं। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बॉडी सेंटर में 8 और फेस सेंटर में था 12। ये हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था और आज की क्लास में हमने पढ़ा सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन। सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन π/6 और इसके अंदर हमने पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा √3 पाई डिवाइडेड बाय 8 और इसमें पढ़ा √2 पाई डिवाइडेड बाय 6। और इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये परसेंटेज में है 52.4% और ये हमारा 68% और ये है 74%। और इसके बाद आखिरी हमने पढ़ा वॉइड स्पेस। इसके अंदर वॉइड स्पेस है 47.6%, इसके अंदर 32% और इसके अंदर वॉइड स्पेस 26%। तो अभी तक सिंपल क्यूबिक SCC BCC में हमने यहां से लेके यहां तक की पिछली 2 वीडियो में ये चीजें हमने ड्राइव की हैं। अब ये जो टेबल है, ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बिकॉज इस टेबल के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और इस टेबल में जितनी भी ये टर्म है ये डायरेक्ट आपसे 1 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं। 1 मार्क्स में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, मैं आपको जरा इसके कुछ क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, तो ये टेबल आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर के जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आते हैं। अब आप लोगों से वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि अगर किसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। आप कहेंगे यार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 SCC में होता है, उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 52.4, आप 52.4 लिखाएंगे। या वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर किसी यूनिट सेल में वॉइड स्पेस 26% है, किसी यूनिट सेल में वॉइड स्पेस 26% है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। भाई सिंपल क्यूबिक में वॉइड स्पेस 26% होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछ सकता है। ये टेबल आप याद कर लीजिएगा। अब इसके आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो आज इस वीडियो में बहुत ही सिंपल सी बात हमने करी, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तब तक आज नेक्स्ट क्लास में मिलती है। गुड नाइट।